हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो इससे पहले हम लोग आपको पता है कि वन शॉर्ट रिवीजन हमारा चल रहा था। वन शॉर्ट रिवीजन जो कि फिजिक्स का हमारा चल रहा था, फिजिक्स का, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का हम वन शॉर्ट रिवीजन कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमें ये भी जानना होता है कि इसमें किस साल कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, क्योंकि यह पता रहेगा हमें। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल भी कितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस चैप्टर से। जैसे हमारा अब चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 2011 से लेकर 2013 तक एक एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद 14 में नहीं पूछा गया एक भी क्वेश्चन, 15 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में 5 पूछा गया है, 17 में 3 पूछा गया है। एक ही साल मिस्टेक हुआ है, नहीं तो यहाँ 15 से लगातार देखिएगा 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 18 में 1, 19 में 4 और 20 में 3 और 21 में 5 पूछा गया, 22 में 8, फिर 23 में 5। तो संभावना बनता है यहाँ 21 में 8 पूछा गया और 22 में 5 पूछा, 21 में 5 पूछा गया और 22 में 8 पूछा गया, 23 में 5 पूछा गया है, तो 24 में 8 या 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। इससे करीबन 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनता है। तो चलिए इसमें से 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के LCR श्रेणी कौन। तो LCR श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है। इस वोल्टेज प्रत्येक LCR घटक में 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। तो वोल्टेज LC संयोजन के बीच, यहाँ जब भी वोल्टेज LC के संयोजन के बीच में पूछा जाए, संयोजन के बीच में पूछा जा रहा है, तो संयोजन के बीच में पता है आपको 0 हो जाएगा। संयोजन के बीच में जब भी पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन के बीच में 0 होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I, धारा को I से हम लोग सूचित करते हैं, एवं वोल्टेज के बीच कालांतर A है, धारा I और वोल्टेज के बीच में कालांतर A है, तो इस घटक का वाटहीन घटक क्या होगा। इसका वाटहीन घटक आप लोग को बताए हैं I sin अल्फा। I sin अल्फा होता है, जो कि I आपका धारा है, I sin अल्फा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी इतना ध्यान रखिएगा, I sin अल्फा होता है। यहाँ देखिए सेम उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन में लगभग सेम मिलेगा, यहाँ थीटा मिलेगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, धारा और विभवांतर के बीच में क्या है, कालांतर थीटा है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। धारा और विभवांतर के बीच में कालांतर थीटा रहेगा, तो शक्ति गुणांक हो जाता है cos थीटा। धारा और विभवांतर के बीच में कालांतर जब भी आपको थीटा देखने को मिले, तो शक्ति गुणांक cos थीटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ऊंचाई परिमाण पित्र में कुंडलियों के फेरों की संख्या को प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है तक। प्राथमिक दिया गया है, प्रथम दिया गया है N1 और द्वितीयक जो कि N2 है। प्रथम N1 से लेके N2 तक क्या होगा, तो N1 से लेस देन N2 हो जाएगा। N2 क्योंकि N2 तक है, तो N2 से लेस देन N1 हो जाएगा। N1 से लेस देन N2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, N1 लेस देन N2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि AC का समीकरण दिया गया I बराबर 50 sin 100t। तो धारा की आवृत्ति क्या होगी, धारा की हमें आवृत्ति ज्ञात करना है। तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करेंगे, तो इसका धारा की आवृत्ति आ जाएगा 50 इंटू पाई हार्ट्ज, 50 इंटू पाई हार्ट्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि LC परिपथ की दोलन आवृत्ति F है। LC परिपथ की दोलन आवृत्ति क्या है, F है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना करते जाए, क्या क्या, धारिता और प्रेरकत्व दोनों को दुगुना कर दिया जाएगा, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी। जब दोनों को दुगुना कर दिया जाएगा, यहाँ पर F आपको ऑलरेडी दिए गए हैं आवृत्ति, तो दोनों को जब दुगुना कीजिएगा तो F/2 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है F/2। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि यदि LCR परिपथ में L 8 हेनरी और C 0.5 एम दिए गए हैं और F और R बराबर 100 ओम दिए गए हैं, श्रेणी क्रम है, ध्यान रखिएगा। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी अनुनादी कुल आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी अनुनादी कुल आवृत्ति हो जाएगी 500 रेडियन सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, उपचाई ट्रांसफर बढ़ाता है। उपचाई ट्रांसफर किसको बढ़ाता है? धारा को या वोल्टता को या वाटता को या इनमें से कोई नहीं। तो उपचाई ट्रांसफर किसको बढ़ाता है? तो उपचाई ट्रांसफर क्या बढ़ाता है हमें बताना है। तो उपचाई ट्रांसफर हमेशा आपको पता है कि धारा को बढ़ाता है। उपचाई ट्रांसफर धारा को बढ़ाता है। LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। LCR परिपथ, ध्यान रखिएगा, LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। तो LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है? तो ओम 2 बराबर 1/LC होता है। ओम 2 बराबर 1/LC होता है। प्रत्यावर्ती धारा के ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या होता है? तो जूल उष्मन होता है प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौक कुंडली की शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होती है? तो चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होती है? 90 डिग्री, 0 या 1 या 180 डिग्री। तो क्या होती है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक? तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक हमेशा 0 होता है। तो संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है? चौक कुंडली का तो 0 होता है, हमें पता है, लेकिन संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो संधारित्र का भी शक्ति गुणांक हमेशा 0 होता है। चलिए LC परिपथ को क्या कहा जाता है? LC जो परिपथ होता है इसको क्या कहा जाता है? LC परिपथ का क्या नाम है? अनुगामी परिपथ। LC परिपथ को हम लोग अनुगामी परिपथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी IMP क्वेश्चन है। चलिए प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी, ओम, टेस्ला। प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? I बराबर मान दिए गए 0.6 sin 100 पाई टी। तो 100 पाई टी दिया गया है, 0.6 है। तो इसकी हमें विद्युत धारा की आवृत्ति बताना है। तो आवृत्ति इसका 50 हो जाएगा। ओनली 50 होगा, 50 पाई नहीं होगा, ओनली 50 होगा। शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? शक्ति गुणांक किसके बीच में बदलती है? 3.5 और 5 के बीच में, या 2 और 2.5 के बीच में, या 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में। तो 2 से 2.5 के बीच में शक्ति गुणांक बदलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, 2 से 2.5 के बीच में। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 7 में टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। इस साल 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो कम्प्लीटली रिवीजन के साथ साथ इसका PDF भी पढ़ लीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ही कि PDF कहाँ मिलेगा और कंप्लीट PDF मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे। चैप्टर 8 का क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इससे हम ईयर वाइज क्वेश्चन देख लेंगे कितना पूछा जाता है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आप सभी के सामने है ईयर वाइज। 2011 में क्वेश्चन इससे पूछा ही नहीं गया, 12 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 13 में नहीं पूछा गया, 14 में नहीं, 15 में 1 पूछा गया, 16 में नहीं, 17 में 2 पूछा गया। तो देख सकते हैं इससे लगभग क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है आपके एग्जाम में। देख सकते हैं 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2 पूछा गया, 21 में 1, यहाँ 22 में 3 और 23 में 3 पूछा गया है। तो यही 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनता है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, 1, 2, 3 कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा संभावना नहीं बनता है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का सभी को लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच काला अंतर होता है। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में काला अंतर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में 1/2, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 1 दिया गया है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच काला अंतर क्या होता है। तो इसके बीच में काला अंतर क्या होता है? 1/2। चलिए बिल्कुल राइट आंसर 1/2 होता है।
2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? काफी VVI क्वेश्चन है और 2024 के लिए यह फिक्स है कि आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बोले आपसे 1 से 3 क्वेश्चन आएगा तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए कि यह क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? बी के समांतर, ई के समांतर, बी गुना ई के समांतर या ई गुना बी के समांतर। तो इतना ध्यान रखिएगा, ई गुना बी के समांतर होता है हमेशा। 3 नंबर ऑप्शन लिखिएगा तो बी गुना ई है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो गामा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेदन क्षमता है? किसमें महत्तम वेदन क्षमता होती है? सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है? एक्स किरण, कैथोड किरण, सी फॉरवर्ड या वाई किरण? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। किसे महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो वाई किरण में महत्तम वेदन क्षमता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर, दो उन तरंगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। y बराबर कितना? 4 sin WA/AIT, YZ बराबर 3 cos V। V बराबर क्या होगा इसका? हमें इसका जो फार्मूला आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। फिजिक्स का 1 शॉट फार्मूला वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 1 शॉट फार्मूला ओनली, उसमें फार्मूला बताए हैं। इसमें हम आप लोगों को खाली ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर 15 तक बता रहे हैं। उसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का सभी इंपोर्टेंट फार्मूला देखें। तो फार्मूला नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25। चलिए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है? यह सबसे पहले किसने पता लगाया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? जगदीश चंद्र बसु, मार्कोनी, हार्टज या मैक्सवेल? सबसे पहले किसने पता लगाया? तो सबसे पहले मैक्सवेल ने पता लगाया और बताया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन बताए? तो मैक्सवेल सबसे पहले बताए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, हम लोग बहुत पहचान गए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है। तो जल्दी जल्दी बताइए पहले कौन कौन इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है? प्रकाश तरंग, यह भी है। एक्स तरंग, एक्स किरणें, यह भी है विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि किरणें और रक्त किरणें है, लेकिन ये ध्वनि किरणें नहीं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि तरंग है। एक्स किरणें बनी है। एक्स किरणें किससे बनी है? ऋणाविष्ट के कणों से बनी है या धनाविष्ट के कणों से बनी है? तो एक्स किरणें किससे बनी है? तो एक्स किरणें किससे बनी है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है। तो एक्स किरण जो बनी है विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है एक्स किरण। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्पन्न होता है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है आवेश में त्वरित गति। आवेश की त्वरित जो गति होती है उसी के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग में उत्पन्न होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? जब प्रकाश यहाँ शून्य में कार्य करना है तो जुड़े उससे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? दोनों को बताना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का औसत मान। जब यहाँ ये शून्य रहेंगे तो दोनों का औसत मान भी शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं दोनों का औसत मान शून्य हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसे होती है? किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों होती है, विद्युतीय होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है, जो कि ऑप्शन नंबर है। देख चलिए, इनमें से कौन नियम दिए गए मैक्सवेल समीकरण से संबंधित है? कौन सा नियम है जो कि मैक्सवेल के दिए गए समीकरण से संबंधित है? मैक्सवेल के समीकरण से संबंधित है। तो मैक्सवेल आप लोग को पता है, मैक्सवेल से संबंधित जो है फैराडे थे। तो फैराडे का जो नियम है मैक्सवेल से संबंधित है, जो कि फैराडे का नियम। एक संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेशित धारा 0.2 एम्पियर है, तो विस्थापन धारा क्या होगी? आवेशित धारा कितना है? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर आवेशित धारा है,
तो विस्थापन धारा क्या होगी, अब ऐसी धारा 0.2 है तो विस्थापन धारा भी हमारा 0.2 एम्पियर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है यह क्या उत्पन्न करती है? स्थैतिक आवेश द्वारा, एक समान से गतिमान आवेश द्वारा या त्वरित आवेश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न करते हैं। कैसे? त्वरित आवेश के द्वारा। इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति सबसे कम है? सबसे कम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग बताना है। तो सबसे कम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? वन किरण, रेडियो किरण, माइक्रो किरण तरंगे या एक्स किरणें? कौन सा है इसमें जिसका चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेडियो तरंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से हम लोगों ने टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए और इसमें से 1 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो लगभग आप 2 से 3 का एवरेज लेकर चल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस 15 क्वेश्चन में से आपका बनता है, इससे बाहर तो पूछा ही नहीं जाएगा, मेरा 100% गारंटी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कब कितना पूछा गया और इस बार पूछे जाने की संभावना को। देख सकते हैं इस साल इस चैप्टर से मतलब हर साल देख सकते हैं। एक 2014 में ही नहीं पूछा गया है, बाकी सब में पूछा गया है। यहाँ 11 में 4, 11 में 8, 12 में 4, 13 में 7 क्वेश्चन पूछा गया, 14 में नहीं पूछा गया, 15 में 4, 16 में 4, 17 में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 18 में 7, 19 में 7, 20 में 7, 21 में देख सकते हैं 21 में 11 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा गया है। 22 में देख सकते हैं 15 के 15 क्वेश्चन पूछा गया, जो कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे 10 तो इस बार बनता ही है। इस बार इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, मैं गारंटी के साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ। 24 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहाँ 23 में 9 और 24 में 10 मेरा दावा है। तो चलिए 10 क्वेश्चन की तैयारी कैसे कर रहे हैं? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10 तो आना ही है, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता, जो कि इस चैप्टर से है। आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय तंत्र से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम 10 की तैयारी कर लेते हैं और मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। VBI 100% लौटने वाला क्वेश्चन और 10 नंबर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो चलिए फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल डायोप्टर बढ़ता है या वाट होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? अनंत शून्य +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। वो समतल दर्पण का जब भी पूछा जाए तो इसका त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक उभयोत्तल लेंस दिया गया है जिसका मान 1.5 है। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो आई लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आई लेंस की क्षमता क्या होगी? हमें यहाँ त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं और 1.5 दिए गए, तो आई लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो जाएगी। चार नंबर क्वेश्चन है। जब वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो 2 समतल दर्पण को डॉट डॉट कोण से झुका कर रखना चाहिए। कितने डिग्री पर उसको झुका कर रखना चाहिए? कितने डिग्री के कोण पर उसको झुका कर रखना चाहिए? तो 90 डिग्री पर हमें झुका कर रखना चाहिए, जिससे 3 प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है आसानी से। चलिए एक दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, तो वह कौन सा दर्पण है? वो एक दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है।
छोटा और आभासी किस में दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस में दिखाई पड़ता है, छोटा और आभासी। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। तरंगदैर्ध्य को बढ़ाने के लिए साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है या घटता है? तरंगदैर्ध्य जब बढ़ेगा तो उसके अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन होगा? जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का मुख्य अक्ष पर रखा गया है? लेंस द्वारा हम कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं यदि वस्तु कहाँ है? मुख्य अक्ष पर है। मुख्य अक्ष पर वस्तु है तो उससे हम कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो उससे हम लोग 3 प्रतिबिंब बना सकते हैं जब मुख्य अक्ष पर लेंस रहेगा तब। चलिए, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य घटता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश यहाँ से जाता है तो यहाँ कांच लगा हुआ है, तो कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? जब कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। कांच में प्रवेश करेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि जब प्रकाश की एक तरंग ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? प्रकाश का एक तरंग जो ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तरंगदैर्ध्य बढ़ने लगता है या घटने लगता है या अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण ग्लास की स्लैब में प्रवेश कर रही है तो ग्लास की स्लैब में जब भी प्रवेश करे तो इसका तरंगदैर्ध्य घटेगा, क्योंकि प्रवेश करेगा तो घटेगा। सिंपल सा। एक उदी उत्तल लेंस किसी वस्तु को आभासी लेंस बना सकता है। जब वस्तु रखा गया, वस्तु कहाँ रखा गया हो गया कि उदी उत्तल लेंस वस्तु को आभासी लेंस बना सकता है। जब वस्तु लेंस के फोकस के बीच में रहेगा तब आपका आभासी लेंस बना सकता है। चलिए, एक उत्तल लेंस ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अपवर्तनांक बराबर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? लेंस की। तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। जब बराबर रहेगा तो फोकस दूरी अनंत होगी। चलिए, प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रकाश के प्रवर्तन पर, अपवर्तन पर, ध्रुवण पर या पूर्वांतरिक परावर्तन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। आपको पहले ही बता दिए इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है कि सर पूर्णांतरिक परावर्तन पर। चलिए, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाले प्रकाश, यहाँ माध्यम 1 है, माध्यम 2 से जाने वाले प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 0 है। क्रांतिक कोण कितना है? 0 है। और आवेश का वेग माध्यम 1 में 1 है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? 1 में 1 है तो 2 में क्या होगा? जब 1 में 1 है तो 2 में इसका मान साइन ही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? आपतित होने पर इसमें कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यक्तीकरण या उपयुक्त सभी। तो इनमें कौन सी घटना होती है? तो इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। चलिए, किसी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है? कौन सा कलर है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तो सबसे कम बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन सबसे किनका तरंगदैर्ध्य हमसे पूछा जा रहा है सबसे कम होता है तो बैंगनी का होता है। चलिए, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य मतलब जो दूर से दिखाई देता है, दूर से जो दिखाई देता है तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। 23 चैप्टर में हम लोगों ने टोटल कितना 16 क्वेश्चन सोल्व किए, 16 क्वेश्चन सोल्व किए, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन मेरा गारंटी है कि आएगा नहीं आएगा। मेरा तो दावा है कि 10 क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि 16 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीटली याद और रिवीजन कर लेते हैं। अब फोकस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर है तरंग प्रकाश की, जो कि चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाश की। लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। देखिए, इसमें यहाँ 13, 14, यहाँ 16, 17 सब डेले गया है। इधर 22 में भी नहीं पूछा गया है तो 23 में इससे कम ही पूछा जाएगा। लगभग 2-3 क्वेश्चन तो बनता है 24 के लिए।
तो इसलिए इस चैप्टर को भी कहूँ कि हमारे को एग्जाम में देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 70 ऑब्जेक्टिव मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ सब में लगभग कितना पूछा जाएगा, किसी में 8 से 9 बता रहा हूँ, किसी में 1 से 3 बता रहा हूँ, 5 से 6 बता रहा हूँ, सब लेकर मैं 70 टोटल कैलकुलेट कर लिया हूँ। उस हिसाब से यहाँ आपका वन शॉट रिवीजन क्लास आया है। इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, मेरा दावा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, अगर इतना को कंप्लीटली याद कर लेते हैं और इसका पीडीएफ लेके एक बार आप खुद से रिवीजन कर लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आप खुद से एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आंसर आपको सबसे नीचे में मिलेगा। पहले अपने से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपको मर्जी है वो लिखिएगा। उसके बाद आप जाकर नीचे आंसर से मिला सकते हैं कि हम कितना सही बना रहे हैं, एग्जाम में हम कितना स्कोर कर सकते हैं अपने अनुमान से। लेकिन हम ये जो क्लास करा रहे हैं इसमें अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन याद है तो आपको 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 70 में 35 बनाना है तो 35 नंबर तो आपको 35/35 ठीक से आएगा ही आएगा। चलिए, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है? प्रकाश तरंग की आवृत्ति, प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश किरणें के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। तीखे कोट पर जब यहाँ से मुड़ता है उस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। चलिए, निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि के उपचार के लिए, हमें दूर दृष्टि नहीं पूछा रहा है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो हमें निकट पूछा जा रहा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए, इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है। इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है किसका? अपवर्तन का या प्रवर्तन का? यह प्रवर्तन अपवर्तन एवं बड़ विक्षेपण का। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असमान आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान में हम जब भी देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखने का क्या कारण हो सकता है? आसमान नीला दिखने का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का क्या कारण है? मृगमरीचिका का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण मृगमरीचिका है। चलिए, लेंस की क्षमता का P होता है। लेंस की क्षमता P बराबर कितना होता है? P बराबर कितना होता है? लेंस की क्षमता हम P जानते हैं, तो P बराबर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बराबर 1/f, P बराबर 1/f होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होती है? मिनट में हमें बताना है कि मिनट में विभेदन क्षमता कितना होती है मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र का मिनट में विभेदन क्षमता 1/2 होती है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जा सकता है? शुद्ध स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन से ऑप्शन का अनुमान लगा के इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। तो न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा विचलन लाल रंग का होता है। चलिए, साबुन की बुलबुला प्रकाश के रंगीन दिखता है। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश में रंगीन दिखता है ऑनली, तो इसके किसके कारण प्रकाश में रंगीन दिखता है? प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है। चलिए, द्वितीयक तरंगिकाओं का धारण, तृतीयक यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं का धारणा का आविष्कार किसने किया? तरंगिकाओं के धारणा का आविष्कार किसने किया है? हाइजेन ने किया है। किसने किया है? तो हाइजेन ने किए थे इसका आविष्कार। चलिए, यदि एक पतली पारदर्शक सीट में यंग देवी स्प्लेट को सामने रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाएगी? जब सामने रखा जाएगा तो प्रिज्म की चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगी? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। सामने रखा जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। ले, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार जो है यह किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना पर आधारित है। कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, मॉडल सेट में भी कराए हैं आप लोग को। एम अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है।
एम और पूर्णांक हमें दिए गए। तो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बताना है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, तो m-1 इंटू ए हो जाएगा, m-1 इंटू ए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फोकस करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। तो इस चैप्टर से भी देख सकते हैं कि हर चैप्टर से आपके एग्जाम में हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से यहाँ देख सकते हैं आपका लेवल जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 तक, तो 24 में भी संभावना बनता है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाने वाला यही 14 और 12 है जिसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन इधर सब में पूछा गया है। तो इस साल 24 में भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो चलिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है और पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, तो चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना होगा। चलिए, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए, गतिज ऊर्जा कितनी दोगुनी हो जाए, तो वांडे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में बदलाव होगा। तो वांडे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या बदलाव होगा, दोगुनी हो जाएगी तो वांडे तरंगदैर्ध्य में क्या बदलाव होगा, तो इसमें बदलाव हो जाएगा 1/√2 का बदलाव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा, प्रकाश का वेग कितना, प्रकाश का वेग हमें c दिए गए, तो इसका हमें संवेग बताना है, तो hv/c हो जाएगा संवेग। तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन ऊर्जा है, तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन ऊर्जा क्या है, तरंगदैर्ध्य वाले हमें जब भी फोटॉन ऊर्जा दिया जाए, फोटॉन ऊर्जा पूछा जाए, तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन ऊर्जा hc/v होता है लेमडा, hc/λ होता है। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि प्रवर्तित होती है, जब प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी इसमें राशि जो कि प्रवर्तित होती है, तो कौन राशि प्रवर्तित होती है, तो आवृत्ति इसका प्रवर्तित हो जाता है, आवृत्ति बदल जाता है। चलिए, विकिरण व्यवहार करते हैं, विकिरण किसके तरह व्यवहार करती है, तरंग के तरह या कण के तरह या दोनों के तरह, तो विकिरण किसके तरह व्यवहार करती है, तरंग और कण दोनों के तरह व्यवहार करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, दोनों के तरह। चलिए, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की है, आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है यह किस सिद्धांत पर की है, तो यह किस सिद्धांत पर की है, प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत पर, प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है, कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कितना 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 1.2a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य इसके फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की होती है, तो फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की क्या होगी, बराबर होगी या विपरीत होगी, तो हमेशा बराबर होती है, फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की बराबर होती है। धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होते हैं जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की प्रकृति, कब होती है, जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की प्रकृति, जब आपतित प्रकाश की प्रकृति की देहली आवृत्ति से अधिक होगा तभी यह पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के क्या समानुपाती होता है, तो यह आपतित किरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में से किसकी विमाएं प्लॉन्क नियतांक पर के समान है, किसकी विमाएं प्लॉन्क नियतांक के समान होती है, तो किसकी विमा, बल गुने समय या बल गुने दूरी, बल गुने चल या बल गुने दूरी गुने समय, तो बल गुने दूरी गुने समय की विमाएं प्लॉन्क स्थिरांक के समान होती है। तो इस चैप्टर से टोटल हम लोगों ने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इसी ऑब्जेक्टिव से रहने वाले हैं, जो 12 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को सोल्व कराया। अब फोकस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है परमाणु। परमाणु काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, देख सकते हैं। लेकिन इधर आपको 23 में 22 में देखिए, यहाँ पर आपका 21 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 11 में नहीं पूछा गया, 12 में 1 पूछा गया, 18 में 2 पूछा गया और 19 में नहीं पूछा गया।
20 से भी नहीं पूछा गया है। यहाँ पर 20 में, 21 में और 22 में, 22, 23 इस साल भी नहीं पूछा गया है। 21 में पूछा गया था, तो 24 में संभावना बनता है कि 1, 2, 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 1 से 3 का संभावना अनुमान तो हम लोग चलते हैं, जो कि इतना पूछने की संभावना है किसी हाल में। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिससे हमारा 3 नंबर बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिए गए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा कितनी होती है? आयन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु में आयन आवृत्ति की ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा होती है, जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम लोग पहले ही समझे कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी? तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें हीलियम परमाणु बताना है। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बीबीए क्वेश्चन है, जो कि संभावना बनता है और कई बार पूछा भी गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो इसकी कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, लाइमन या बामर? तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती हैं। निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड बोर ने या डाल्टन ने या प्लैंक ने? तो किसने किया था? तो प्लैंक ने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लैंक ने किया। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? दूसरी बोर कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताना है। तो दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। कितना? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बोर परमाणु मॉडुलन मान्य है, बोर परमाणु मॉडुलन किसके लिए मान्य होता है? तो बोर परमाणु मॉडुलन केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए मान्य होता है। किसके लिए? तो एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए मान्य होता है बोर परमाणु मॉडुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में उछलता है, किस कक्षा से? तो उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में उछलता है, तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इस प्रकार से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं, यह जो रेखाएं होती है जिससे उछलता है, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो निश्चयन श्रेणी कहलाती हैं। क्या? पाश्चन श्रेणी कहलाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पाश्चन श्रेणी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों के खो देता है, हीलियम का कितना है? एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो वह किस में बदल जाता है? हीलियम का एक परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन खोता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो वह किस में बदल जाता है? तो वह किस में बदल जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो वह किस में बदलता है? तो वह जो आपको बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा एक कण में, एक कण में, जो कि बदल जाएगा, चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है h/2π होता है, h/2π। हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा में त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? तीसरा बोर कक्षा दिया गया है, तीसरा बोर कक्षा में त्रिज्या होती है 4.77 a होता है। चलिए, गैस चालकता एवं गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब, गैस चालकता कब प्रदर्शित करती है? तो गैस चालकता तब प्रदर्शित करते हैं जब ताप बढ़ाया जाता है। ताप बढ़ाइएगा तभी कि गैस की चालकता प्रदर्शित करेगा। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कैसी किरण है? चलिए, कैथोड किरणें कैसे हैं? कैथोड किरणें जो होती हैं, कैथोड किरणें ऋण आविष्ट कण है। कैथोड किरणें कैसी है? ऋण आविष्ट कण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है हर साल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? आवेश को या विभवांतर को या धारा को या ऊर्जा को? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? तो एनर्जी, ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है। जो इस चैप्टर से हम लोगों ने अभी तक टोटल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें से 1 से 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इतना मेरा दावा है कि 24 में इस क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। अब 1 पूछा जाए, 2 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है पहले से। क्योंकि देख सकते हैं आपको पहले ही दिखाया कि कब कितना पूछा गया, तो पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन नाभिक जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। नाभिक चैप्टर का स्कोर देख सकते हैं। यहाँ 13 से लेकर 15 तक एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन था, पहले 10 सब्जेक्टिव पूछा जाता था, उसके बाद से आपका जो 27 हुआ, उसके बाद से आपका 35 हुआ, उसके बाद से 42 हुआ, उसके बाद से जाकर यहाँ पर आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर जाकर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। तो देख सकते हैं जब से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, 20 में 8 पूछा गया, 21 में 6, 22 में 5 और 23 में 6 पूछा गया, तो 24 में आपको संभावना बनता है कि 5 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो कितना 5 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देख लीजिए 15 ही चैप्टर है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक चैप्टर से एनुअल आप एवरेज निकालिएगा तो एक चैप्टर से 6 साढ़े 6 क्वेश्चन हो जा रहा है। तो किसी चैप्टर से नहीं पूछा गया है तो उससे 1, 2, 4 पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाता है उससे 8, 10, 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एवरेज में आप लोग को लगभग बताता चल रहा हूँ और उसी हिसाब से आपका सिलेबस कराता चल रहा हूँ। लाइन बाय लाइन रिविजन चल रहा है। तो वीडियो में अभी तक बने तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है यहाँ पर 13 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान है। परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। और परमाणु भार क्या है? दोनों का समान है। तो वह कौन सा परमाणु होगा? तो समभारिक ऐसा परमाणु है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया समभारिक परमाणु किसे कहते हैं, तो वह ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, उसे समभारिक परमाणु कहते हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर याद किए होंगे, नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, जिस तरह से मैं अभी आप लोग को बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सबसे भारी अस्थायी तत्व कौन सा है। सबसे भारी अस्थायी तत्व कौन सा है? तो Pb होता है सबसे भारी अस्थायी तत्व। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कैसा होता है? पोटेशियम होता है, कैसा होता है? तो ट्राइटियम होता है। कैसा होता है? ट्राइटियम होता है। चलिए 2 नाभिक का द्रव्यमान की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 1:27 है। कितना है? तो 1:27 है। तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर संख्याओं का जो अनुपात दिए गए 1:27 दिए गए हैं, तो इसके हमें नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो इसकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 होगा। किसी किरणों का उत्सर्जन में प्रकाश किरण और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश किरण और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस किरण में? ए किरण में, बी किरण में, एफ किरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस किरण में नहीं होता है? तो एफ किरण में नहीं होता है। किसमें? तो एफ किरण में नहीं होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु 2 घंटा है। 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा? 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा? तो 31 ग्राम क्षय होगा इसका। चलिए सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्टकट अभी रिवीजन चल रहा है तो फास्ट ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं। एफ किरणों की उच्च भेदन शक्ति का कारण है। एफ किरण की उच्च भेदन शक्ति का क्या कारण है? तो कम तरंगदैर्घ्य रहेगा तो उच्च भेदन शक्ति का वही कारण हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा किसका तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे छोटा गामा किरण का होता है। सबसे छोटा किसका? गामा किरण का होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 0.6931/डेल लैम्डा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फैसिल की उम्र की गणना की जाती है। फैसिल की उम्र की गणना किससे की जाती है? गामा किरण के अवशोषण द्वारा, या कार्बन डेटिंग द्वारा, या क्रोमोसोम की संख्या की गिनती करके, या इनमें से कोई नहीं। तो फैमिली के क्रम उम्र का गणना की जाती है। तो फैमिली के उम्र की जो गणना की जाती है ये की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। किससे? तो कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाला होता है। यहाँ पर एक प्रक्रिया दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए निम्नलिखित प्रतिक्रिया में यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं? यूरेनियम यहाँ पर क्रिया जो दिया गया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया गया पूरा प्रूव करके, इनमें से यूरेनियम के कितने द्रव्यमान है, यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहे हैं हमें देखकर बताना है। तो यूरेनियम का कितने द्रव्यमान देख सकते हैं, यूरेनियम का कितने द्रव्यमान, यू यहाँ पर
35 92 कितने द्रव्यमान बदल रहे हैं? 35 92 01 56 44 36 0.215 मात्रक हो जाएगा। इसका यहाँ से निकालिएगा, जब सोल्व करें तो 0.215 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विघटन, विघटन का आविष्कारक थे, नाभिकीय विघटन के आविष्कारक कौन थे? रदरफोर्ड या क्यूरी? कौन थे इसका आविष्कारक? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन थे इसका आविष्कारक? तो हान एंड ट्रांसमैन, हान एंड ट्रांसमैन थे इसका आविष्कारक के लिए। सूर्य ऊर्जा के अत्यधिक परिमाण भी मुक्त करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अत्यधिक परिमाण भी मुक्त कर रहा है, विमुक्त कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। नाभिकीय प्रक्रिया में तो H13 प्लस H12 से He24 बना प्लस N01 से विमुक्त ऊर्जा लगभग क्या होगी? छोटा सा प्रतिक्रिया दिया गया है, ये प्रतिक्रिया में आपको बताना है कि इसमें विमुक्त ऊर्जा जो होगी लगभग क्या हो सकती है। तो लगभग 12.5 मेग हो सकती है मे बी। इनमें से किरणें की तरंग की लंबाई होती है, इनमें से गामा किरणों की तरंग की लंबाई कितना होता है? तो गामा किरण की तरंग की लंबाई कितना होता है आपको बताना। गामा किरण 0.07 होता है, कई बार आप लोगों को करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम कैसा होता है? न्यूक्लियर घनत्व का क्रम 10 के पावर 17 होता है। कितना? तो 10 के पावर 17 होता है न्यूक्लियर घनत्व का क्रम जो होता है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल अभी तक 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कितना? 13 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, कुछ लोग के बुक में ये चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा संचार व्यवस्था, और कुछ लोग में चैप्टर नंबर 14 में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ रहे होंगे तो ये आपको चैप्टर नंबर 15 में देखने को मिलेगा। क्या और आपको चैप्टर नंबर 14 नाम से मैं दिया हूँ। तो 14 जो चैप्टर है आपका अर्धचालक जो है वो हमें चैप्टर 15 के नाम से दे दिया हूँ। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद से हम उसको पहले हम लोग चलते हैं 14 नंबर जो हमारा रियल चैप्टर है उसको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। ये हमारा 15 नंबर चैप्टर है, तो इसको बाद में देखेंगे। इससे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछा जाता है, संभावना भी नहीं बनता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर अपने चैप्टर पर। तो चैप्टर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर आपका ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, जो कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कौन? तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है, जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। देख सकते हैं इससे क्वेश्चन कितना पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनता है 5 से 6 क्वेश्चन इससे बार पूछे जाने की संभावना बनता है 24 में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चलिए क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए, निम्न में से कौन अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? अर्धचालक का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कार्बन, लिथियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनमें से कौन अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? तो लिथियम इज द राइट आंसर होगा, लिथियम नहीं है। शुद्ध जर्मेनियम में वो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किसमें मिश्रित किए जाने वाला अपद्रव्य है? तो किसमें मिश्रित किया जाने वाला? एंटीमोनी में मिश्रित किया जाने वाला अपद्रव्य। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम लोग, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, वीडियो भी उसी टाइम से चल रहा है। चलिए आप लोग लाइव सेशन में जितने लोग हैं सभी लोग जवाब देते चलिए। एन टाइप अर्धचालक का विद्युत चालन के कारण होता है। तो विद्युत चालन का क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए, अर्धचालकों की चालकता पर ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? ताप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने का पर बढ़ती है, ताप जैसे बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी। चलिए, पीएनपी एनपीएन में कौन ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी होता है? पीएनपी और एनपीएन में कौन सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो एनपीएन सबसे अधिक उपयोगी होता है। कौन? एनपीएन। चलिए, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। गेट जो आपको बूलियन व्यंजक पूरा गेट आपको A to Z सभी गेट को समझाएं, तो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि गेट से ऑब्जेक्टिव के प्लस में सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, दोनों। और इस चैप्टर से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो गेट से तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला है। तो चलिए, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट का बूलियन व्यंजक A into B बराबर Y होता है, A into B बराबर Y।
चलिए 15 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा, 15 का द्विआधारी तुल्यांक निकालना है तो 15 यहाँ से हम इसका द्विआधारी तुल्यांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर आधा कीजिएगा तो 7 होगा, फिर यहाँ 2 से कीजिएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 3 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इसको द्विआधारी में प्रोसेस में सजाएंगे तो कितना 4 1, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको सजाते हैं तो 4 1 आ जाएगा, 4 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं 4 1 कहाँ पर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिए गए 4 को 1, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि 15 का द्विआधारी तुल्यांक हो जाएगा। चलिए ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का क्या कारण है, होल इलेक्ट्रॉन या होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों। तो यहाँ पर दिए गए ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का क्या कारण है, तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है, दोनों पी प्रकार और साथ में एन प्रकार विद्युतीय उदासीन होता है। पी और एन प्रकार के अर्धचालक A1 B0 तब B प्लस A इंटू ए बोलिए बीजगणितीय के अनुसारिक में किसके बराबर होगा, तो यह किसके बराबर होगा, किसने बोलिए बीजगणितीय के अनुसार यह किसके बराबर होगा, तो यह बराबर हो जाएगा A के बराबर होगा। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग किसमें किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, किसमें, कृत्रिम उपग्रह में। द्विआधारी संख्या 111 का मान होगा, द्विआधारी संख्या 1 1 1 दिया गया, इसका हमें मान बताना है दार्शनिक प्रणाली में, दार्शनिक प्रणाली में मान बताना है। तो 1 1 1 ट्रिपल 1 है, इसका जब दार्शनिक प्रणाली में कन्वर्ट कीजिएगा, आपको द्विआधारी से दार्शनिक, दार्शनिक से द्विआधारी दोनों प्रोसेस एक ही वीडियो में बताए। तो 1 से 1 1 1 1 का यहाँ पर द्विआधारी संख्या का मान क्या होगा, तो इसका जब दार्शनिक में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो दार्शनिक के 7 हो जाएगा। जैसे मैं हम यहाँ पर 7 का निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं, 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसका लिखेंगे तो 1 1 1 3 1 आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, नॉट गेट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है, क्या, तो उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है, उसी का उपयोग होता है। चलिए बोले व्यंजक बीजगणितीय y बराबर a इंटू बी का मतलब होता है, y बराबर कितना, a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब क्या होता है, तो y बराबर a इंटू बी का मतलब होता है y बराबर a तथा b के, y बराबर है a तथा b के बराबर है y। चलिए ताप बढ़ाने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, या कभी बढ़ता है या कभी घटता है। ताप बढ़ाने के बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, इसके पहले भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा है संचार। तो संचार का सभी क्वेश्चन, खास इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है संचार व्यवस्था से, तब भी देख सकते हैं प्रोग्रेस यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ 24 में लगभग 2 से 4 पूछा ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि साफे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डबल हो गया है, 70 हो गया है, तो पूछा यही पूछा जाएगा। अगर 35 रहता तो मैं मना कर देता कि इस चैप्टर से खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 2 नहीं, इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। तो चलिए वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का मान होता है, वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के प्रक्रिया, इसमें इसका मान क्या होता है, तो इसका मान जो होता है मॉड्यूलेशन बोलते हैं, इसके नाम मॉड्यूलेशन होता है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण का सूचना संकेत के रूप में होता है, सूचना संकेत के रूप में जो होता है वह एनालॉग सिग्नल होता है, जिससे हमें सूचना प्राप्त होता है। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या है, तो वह जो होता है एच एंटीना, इससे √2HR होता है, क्या होता है, तो √2HR होता है। दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परिवर्तित हो जाता है, इसलिए शॉर्ट बैंड वेव का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण का आमतौर पर उपयोग आवृत्ति प्रास होता है। यह क्वेश्चन काफी प्रिय क्वेश्चन है कि टेलीविजन संचारण के लिए आमतौर पर उपयुक्त आवृत्ति प्रास क्या होता है, तो उपयुक्त आवृत्ति प्रास
सब में देखिएगा 30 से 300, 30 से 300, 30 से 300, लेकिन यहाँ मेगा हर्ट्ज, यहाँ जी हर्ट्ज, यहाँ की हर्ट्ज, यहाँ खाली हर्ट्ज दिया गया। तो टेलीविजन से आमतौर पर जो होता है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है। कितना? 30 से 3 मेगा हर्ट्ज होता है। मेगा हर्ट्ज याद रखिएगा। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण का प्रक्रिया को कहते हैं। अध्यारोपण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अध्यारोपण के प्रक्रिया के हम लोग कहते हैं मॉड्यूलन। मॉड्यूलन आपसे पूछ दिया जाए किसे कहते हैं, तो वाहक तरंगों की किसी सूचना के अध्यारोपण के प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन है भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में किससे उत्पादित होता है? नियत आयाम का रेडियो तरंग किससे उत्पादित होता है, हमें बताना है। देखिए किससे उत्पादित होता है? दोलित्र से उत्पादित होता है। किससे? तो दोलित्र से उत्पादित होता है। 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का संचरण उपयोग होता है। 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का संचरण किस में उपयोग होता है? 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक, तो 20 मेगाहर्ट्ज से जो अधिक होता है वह उपग्रह में उपयोग होता है, जो कि उपग्रह में। वाक सिग्नल की आवृत्ति प्रास क्या होती है? वाक सिग्नल की आवृत्ति प्रास क्या होती है? तो वाक सिग्नल की आवृत्ति प्रास जब भी पूछा जाए आपसे कौन सिग्नल, तो वाक सिग्नल पूछा जा रहा है। वाक सिग्नल की आवृत्ति प्रास 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज होता है। कितना? 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए कि दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई होती है। वीडियो सिग्नल की बैंड चौड़ाई क्या होती है? तो बैंड चौड़ाई जो होती है इसका 4.2 मेगा हॉल होती है। 4.2 मेगा हॉल। इस चैप्टर में हम लोगों ने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए टोटल। हम लोगों ने चैप्टर 1 से 6 में इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग सोल्व किए हैं, और चैप्टर 7 से 15 तक इसका पार्ट 2 में हम लोग सोल्व किए हैं। तो अगर आप इस पार्ट 1 को नहीं देखे और पार्ट 2 को देख रहे हैं तो पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद। और इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ये जो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़े इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कि इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए 8969831773, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, अगर वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो ग्रुप में पीडीएफ अपलोड हो गया है। अगर नहीं मिला है तो आप इस नंबर पर पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में यानी 2 पार्ट में 2 वीडियो में लगभग आपका दोनों वीडियो लेकर, ये पहला वीडियो आपका हुआ है 50 मिनट का और दूसरा वीडियो यह भी आपको 40 मिनट के करीब हो गया है। तो लगभग आपका 1.5 घंटा में 90 मिनट में आपका फिजिक्स पूरा खत्म हो गया। फिजिक्स का 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं